नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और राहत पहुंचाते हुए मुंबई में बारिश ने दस्तक दे दी है। जिस तरह से बेतहाशा गर्मी थी, मौसम विभाग का अनुमान था कि 10 जून से बारिश की शुरुआत हो जाएगी और 9 जून यानी कि आज आप देखें बारिश मुंबई में आ चुकी है और मराठवाड़ा में भी बारिश ने दस्तक दे दी है। मुंबई के करीब नवी मुंबई में भी झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। कुछ समय से बूंदाबांदी हो रही थी जिसे प्री मानसून बारिश कहा जा रहा था, लेकिन इस बार आपको बता दें कि बारिश सामान्य रहने का अनुमान है। पिछले कुछ सालों में मानसून का पैटर्न ज़रूर बदला है। ग्लोबल वार्मिंग और तमाम तरह के प्रदूषण से मुंबई नहीं दुनिया भर में काफ़ी तेज़ गर्मी या कहें बेमौसम बारिश, बेतहाशा ठंड जैसी भी तस्वीरें थी। लेकिन इस बार मानसून में राहत की खबर ये रहेगी क्योंकि एक दिन में जो हैवी रेन का कॉल अलर्ट हो रहा था। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां राज्यसभा चुनाव की जो लड़ाई है वो लगातार रोचक बनी हुई है और सुभाष चंद्र की एंट्री से और दिलचस्प हो गई है। वोटिंग से एक दिन पहले उदयपुर से जयपुर कांग्रेस के विधायक लाए गए हैं, वो भी विशेष विमान के जरिए। आराम से तीनों सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। इस चुनावी रेस में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाणक्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं और अपने तीसरे उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए नंबर जुटाने में लगे हैं। गहलोत ने तीनों सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि इस बार हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा टूटने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। जी देखिए, अब उदयपुर से कांग्रेस के एमएलएज जो हैं वो लौट चुके हैं जयपुर और यहाँ से सीधा एयरपोर्ट से उन्हें जयपुर के बाहर एक रिजॉर्ट में पहुँचाया गया है। तो यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के एमएलएज दोनों आज की रात रिजॉर्ट में ही बिताएंगे और कल सुबह 9 बजे यहाँ विधानसभा जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर इनको आना पड़ेगा और वोटिंग रहेगी 9 से 4 बजे तक। अब जहाँ तक गणित का सवाल है, यहाँ तक कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके पास 126 एमएलएज का सपोर्ट है, यानी कि 12 इंडिपेंडेंट्स, वो 2 बीटीपी को भी अपनी गिनती में मान रहे हैं, 2 सीपीआईएम और 1 आरएलडी का तो है ही उनके साथ। तो 124 से 126 का फिगर कांग्रेस बता रही है। 41 वोट्स उनको चाहिए हर कैंडिडेट के लिए और इस हिसाब से उनके वोट सही बैठते दिखाई दे रहे हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में वोट है अपने कैंडिडेट घनश्याम तिवारी को जिताने के लिए, लेकिन सुभाष चंद्रा जिनकी एंट्री बीजेपी के कहने पे हुई है, सुभाष चंद्रा वोट जुटा पाएंगे या नहीं ये देखना आगे है। उनको 11 और अतिरिक्त वोटों की ज़रूरत थी, लेकिन उन्हें सिर्फ आरएलपी का ही खुला समर्थन मिला है, यानी 8 वोट अभी भी कम है। लेकिन सुभाष चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि क्रॉस वोटिंग होगी, इंडिपेंडेंट्स और अदर्स उनके संपर्क में हैं और ये भी कहा है कि 4 कांग्रेस के एमएलएज क्रॉस वोट करेंगे। तो काफ़ी बड़ा उन्होंने एक सनसनीखेज एक तरह से बात कही है उन्होंने। और दोनों बीजेपी कांग्रेस दोनों ने इलेक्शन कमीशन और यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन और एसीबी में कंप्लेंट तो दर्ज कराई ही है, लेकिन अब जो वोटिंग होगी वो कल यहाँ पर होगी और हर वोट बहुत ध्यान से डाला जाएगा। इसमें एमएलएज को ट्रेनिंग भी दी गई थी, प्रशिक्षण शिविर भी था, क्योंकि जो हर वोट है अगर उसमें हल्का भी स्याही गलत हो गई या कुछ स्मज या लाइन लकीर कुछ उसमें बिंदु आ गए जो नहीं आने चाहिए तो वो वोट खारिज हो सकता है और ये जो खारिज वोट होते हैं ये हार और जीत भी तय कर सकते हैं। तो कल बड़ा दिन है बीजेपी और कांग्रेस के लिए। अशोक गहलोत की उनकी जो साख है एक तरह से दाव पर है और बीजेपी ने सुभाष चंद्रा की एंट्री करवाई है, तो उनके लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनको वो जिताकर राज्यसभा में भेजेंगे। और राज्यसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की अर्जियों को खारिज कर दिया गया है। दोनों ने ही राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट करने के लिए अर्जी दी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में अदालत के इस फैसले से महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। गुरुवार दोपहर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज किया जिसमें पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने अदालत से राज्यसभा चुनाव में मतदान करने की अनुमति देने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का हवाला देते हुए अदालत ने इस अर्जी को खारिज किया। एनसीपी ने इस आदेश पर अफसोस जताया, तो वहीं अनिल देशमुख के वकील ने कहा कि वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मतदान करण्याचा हक्क बजावता येईल अशी आम्हा सर्वांना अपेक्षा होती। हमें उम्मीद थी कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख को मतदान का अधिकार मिलेगा, लेकिन इस फैसले से निराशा हुई। आमची निराशा झालेली आहे।
एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट किया है सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत। और वो जो अंकुल, इसमें स्टेटमेंट है अनुकूल चंद्र प्रधान का जो जजमेंट है वो उन्होंने मेंशन किया है उसने अपने ऑर्डर में, इसलिए अभी हम हाईकोर्ट में जा रहे हैं उसको फाइल करने के लिए। अदालत की ओर से आए आदेश से महाविकास आघाड़ी की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं। अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए दोनों पार्टियों को 42 वोटों की जरूरत है। इस सीट के लिए बीजेपी के पास 29 वोट मौजूद हैं और महाविकास आघाड़ी के पास 26 वोट मौजूद हैं। लेकिन अब अनिल देशमुख और नवाब मलिक को मतदान करने की अनुमति नहीं मिलने से गणित बदल सकता है। बीजेपी की ओर से भी इस सीट को जीतने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना से संक्रमित चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई हुई है और साथ ही अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मुंबई पहुंच चुके हैं। दोनों तरफ से अब आंकड़ों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। राज्यसभा की 6ठी सीट के लिए फिलहाल शिवसेना और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर चल रही है और अब निर्दलीय और छोटे दल के विधायक ही ये तय करेंगे कि इस सीट से महाराष्ट्र से दिल्ली कौन जाएगा। और इसलिए चाहे शिवसेना हो या बीजेपी, दोनों तरफ से ये कोशिश लगातार जारी है कि इन विधायकों को वो अपने पाले में ले लें। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और खरीद फरोख्त के डर से राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीएस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के एक होटल में भेजा है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार ज्यादा उतारकर खरीद फरोख्त की जो संभावना है उसे बढ़ा दी है। जेडीएस के 32 विधायक बेंगलुरु के अलग अलग होटलों की सैर कर रहे हैं। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड के एक 5 स्टार होटल में सुबह हुई। दरअसल जेडीएस के इन 32 विधायकों पर बीजेपी की भी नजर है और कांग्रेस की भी, जबकि जेडीएस के अपने उम्मीदवार कुपेंद्र रेड्डी भी मैदान में हैं। मुश्किल यह है कि जीत के लिए 45 वोट चाहिए, यानी 13 वोट उनके पास कम है। सेंधमारी की कोशिश हमारी पार्टी में सभी कर रहे हैं। सिद्धरामैया हमारे विधायकों को अपने पक्ष में लेने के लिए सभी तरह की तिगड़म भिड़ा रहे हैं। बीजेपी के पास 122 वोट है, यानी उनके 3 उम्मीदवारों में निर्मला सीतारमण और जग्गेश की जीत पक्की है। हालांकि इसके तीसरे उम्मीदवार लहर सिंह को 13 वोटों की कमी पड़ रही है। उम्मीद सेकंड प्रेफरेंशियल वोट्स पर है, लेकिन अगर जेडीएस में तोड़फोड़ हुई और फायदा कांग्रेस को हुआ तो लहर सिंह का भविष्य अधर में लटक जाएगा। कांग्रेस के 70 वोट हैं। जयराम रमेश के बाद दूसरे उम्मीदवार मंसूर अली खान के पास 20 वोट कम है। We are appealing to the JDS. हमने देवेगौड़ा की मदद की थी राज्यसभा भेजने में। अब जेडीएस को हमारे उम्मीदवार की मदद करनी चाहिए। ये हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं। We requested him to support us because already earlier elections all we had supported them. 2016 में जेडीएस के 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर कांग्रेस का साथ दिया था। नतीजा ये हुआ कि जेडीएस का उम्मीदवार हार गया था। जो नेता चुनाव जीतकर सांसद नहीं बन सकते, उनके लिए सांसद बनने का ये एक आसान रास्ता है अगर रसूख और धन हो। ये एक आम धारणा है। ऐसे में खरीद फरोख्त का बाजार कितना बड़ा है, ये क़यास लगाना मुश्किल है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खुदवई, एनडीटीवी इंडिया। और नफरत भरे बयानों से माहौल बिगाड़ने वालों पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर एफआईआर हुई है, तो इसकी जद में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी आए हैं। कुल 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। देश में हो रहे प्रदर्शनों और विदेशों की प्रतिक्रियाओं के बाद दिल्ली पुलिस ने आखिरकार बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज की, जिन्हें वो सुरक्षा दे रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस को अचानक हेट स्पीच से जुड़े न जाने कितने मामले एक साथ याद आ गए हैं। 2 एफआईआर दर्ज कर 32 लोगों को इनमें शामिल कर लिया गया है। इनमें सांसद असदुद्दीन ओवैसी और पत्रकार सबा नकवी भी शामिल हैं। We have registered cases against Ms. Nupur, Mr. Naveen, Mr. Owaisi and हमने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा किया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। comments on social media and they are hurting the religious feeling of people in general, so action has been initiated.
जिन पर पुलिस ने मुकदमा दायर किया है, जरा उनके बारे में जानते हैं। नूपुर शर्मा, पूर्व बीजेपी प्रवक्ता, इन्होंने निजी न्यूज चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। नवीन जिंदल, पूर्व बीजेपी प्रवक्ता, ट्विटर पर पैगंबर मोहम्मद पर अभद्र टिप्पणी। असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमएम प्रमुख और सांसद, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। यति नरसिंहानंद, धर्मगुरु, मुसलमानों के खिलाफ लगातार भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। पूजा पांडे, ये हिंदू महासभा से हैं और इन्होंने भी कई बार भड़काऊ भाषण दिए हैं, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की। मौलाना इलियास सरफुद्दीन, कथित धर्मगुरु, टीवी चैनलों पर भड़काऊ बयान दिए। शादाब चौहान, प्रवक्ता, पीस पार्टी, टीवी चैनलों पर भड़काऊ बयान दिए। सबा नकवी, पत्रकार हैं, ट्वीट और बयानों के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। खुद पर हुई एफआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली पुलिस को ट्वीट कर कटघरे में खड़ा किया है। ओवैसी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी किस बयान को लेकर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने एक कार्रवाई स्वतः संज्ञान लेकर की है। आगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर और जानकारी मांगी गई है। दिल्ली पुलिस के एफआईआर ने इस पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है। कहीं ना कहीं कुछ संतुलन बिठाने की कोशिश की है। अगर नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होती है तो राइट विंग या एक तबका कहेगा कि भाई नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो तो ओवैसी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रही हो, उनका नाम भी एफआईआर में। ओवैसी पे होगी तो नूपुर शर्मा पे नहीं कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैलेंसिंग भी करने की कोशिश क्या की है दिल्ली पुलिस ने, सवाल उठेगा। क्योंकि पुलिस का काम होता है अपराध देख करके कार्रवाई करना, ना कि पॉलिटिकली बैलेंसिंग करना। तो इसमें काफ़ी दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई क्या करती है, किसको गिरफ्तार करती है, किसको नहीं करती और कैसे इस पूरी एफआईआर को आगे लेके जाती है। दिल्ली में सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो शूटर्स हैं वो अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिस शूटर्स की तलाश कर रही है। शूटरों की मदद करने वाले 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन शूटर्स की अभी तक नहीं हुई है। इसी बीच पुलिस ने ये कहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। ये है पुणे का शातिर अपराधी महाकाल उर्फ सिद्धेश हीरामन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और महाराष्ट्र पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसे पुणे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि महाकाल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शूटरों की मदद की। महाकाल लॉरेंस बिश्नोई के लिए काफी लंबे समय से काम कर रहा है और पहले बिश्नोई के कहने पर पंजाब के मोगा में एक हत्या को भी अंजाम दे चुका है। महाकाल के बाद इस मामले में पुणे के एक और शूटर संतोष यादव की तलाश की जा रही है। जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है। जो इसका एसोसिएट है जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है। ये सौरभ महाकाल शूटिंग में शामिल नहीं था। जो एक शूटर है उसके ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था। लेकिन पुलिस अभी तक हत्या को अंजाम देने वाले किसी शूटर को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि उसका कहना है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कुल 8 शूटर शामिल थे। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई का भांजा सचिन बिश्नोई इस हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, पर उसने शूटरों की मदद की है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है। जो लॉरेंस बिश्नोई है उसका कोई रिलेटिव सचिन बिश्नोई का कोई रोल सामने आया है इस पूरी शूटिंग में? हाँ, सामने आया। सर, क्या रोल सामने आया उसका और अभी वो कहाँ है, उसके बारे में क्या आप शेयर कर सकते हैं? वो खुद मौके पर मौजूद था, उसने फायरिंग करी है सचिन बिश्नोई? मौके पे फायरिंग का नहीं आया, बट एज अ वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर सामने आया। पंजाब पुलिस ने इस मामले में केशव और उसके साथी चेतन को बठिंडा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक केशव वो शख्स है जिसने 29 मई को संदीप उर्फ केकड़ा के साथ सिद्धू मूसेवाला के घर की रेकी की थी और हत्यारों को उसके घर से निकलने की जानकारी दी थी। पंजाब पुलिस की एसआईटी, दिल्ली पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस शूटरों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। वहीं इस मामले में एक और मास्टरमाइंड कनाडा में बैठे गोल्डी बरार पर शिकंजा कसने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।
और मुंबई में कोविड के मामलों ने किस तरह से बड़ी करवट ली, अब आइए उसकी बात करते हैं। बीते 9 दिनों में कोविड के रोजाना जो मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें 138% की बढ़ोतरी हुई है। जो एक्टिव कोविड मामले हैं उनमें 135% की बढ़ोतरी बीते 9 दिनों में हुई है और राज्य के जो कुल एक्टिव मामले हैं 70% मामले वो मुंबई से ही रिपोर्ट हो रहे हैं। इसी बीच जिन मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है वो बीते 9 दिनों में दोगुने से भी ज्यादा हुए हैं। 60 साल के ये मरीज 2 बार पहले कोविड से संक्रमित हो चुके हैं, साथ में दूसरी बीमारियां भी हैं, वैक्सीन ले चुके हैं और फिर से कोविड के लक्षणों के साथ अस्पताल में अभी भर्ती हैं। RT-PCR के नतीजे अभी आने बाकी हैं। बाकी तकलीफों का इलाज मुंबई के निजी अस्पताल में चल रहा है। बढ़े मामलों के बीच अब कोमॉर्बिड कोविड मरीजों को अस्पतालों में भर्ती होने की भी जरूरत पड़ रही है। करीबन आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 1 या 2 पेशेंट्स को भी एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है। तो ज़्यादा करके जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड स्वरूप के सिम्टम्स है और जिनको एडमिशन लग रहा है बेसिकली वो पेशेंट्स जो है वो जो कोमॉर्बिडिटीज़ रहने वाले पेशेंट्स है, जैसे कि अंडरलाइंग COPD हो गया, हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल डायबिटीज़ या प्रीवियस लंग डिसऑर्डर्स जिनको है या प्रीवियस हार्ट कंप्लेंट्स, डायलिसिस जिनको चालू है, ऐसे पेशेंट्स में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वो मात्रा अभी काफ़ी कम है। सेल्फ टेस्टिंग किट की बिक्री फिर शुरू हुई है, लेकिन खरीदने वाले की पूरी जानकारी लेने के बाद ही बेची जा रही है। मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है और कोई आता है तो हम लोग उनको एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, डिटेल देके दे देते हैं। बताते हैं उनको, ये भी बोलते हैं कि उनका QR स्कैन कर दीजिएगा तो आपको पूरा वीडियो आ जाएगा कि प्रॉपर कैसे आपको टेस्ट करना है, कैसे आपको आपका जो भी रिजल्ट है वो कैसे आपको अपलोड करना है। मुंबई में 4 महीने बाद कोविड लगभग रोजाना नई उछाल दर्ज कर रहा है। कोविड मामलों में बीते 9 दिनों में 138% बढ़त दिख रही है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले कोविड मरीजों की संख्या जहां 9 दिन पहले 29 थी, अब दोगुनी से भी ज्यादा 83 हो चुकी है। कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या इन्हीं 9 दिनों में 2970 से बढ़कर 7000 पर पहुंच गई है, यानी 135% इजाफा। महाराष्ट्र में रोजाना के मामलों के साथ साथ एक्टिव मामलों ने 9 दिनों में करीब 150% बढ़त दर्ज की है। निजी अस्पतालों में फिर से कोविड वार्ड अलग से तैयार किए गए हैं। सरकार की तरफ से अब तक हमें तो कोई सूचनाएं आई नहीं है, फिर भी हमारे हॉस्पिटल ने एक कंप्लीट फ्लोर डिमार्केटेड रखा है कोविड पेशेंट्स के मैनेजमेंट के लिए, जिसका एंट्री और एग्जिट दोनों सेपरेट रखे हैं और नॉन कोविड के बेड्स हमने ऑलरेडी अलग रखे हुए हैं। जैसे ही पेशेंट्स बढ़ते हैं तो हम लोग पेशेंट्स के लिए सेपरेट स्टाफ भी अलॉट करेंगे जो सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ही कैटर करेगा। सरकार नजर बनाए हुए है। अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ती रही तो कुछ पाबंदियां लौट सकती हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहीं चिलचिलाती गर्मी से लोग हैं परेशान तो कहीं बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हैं हालात। पूरी खबर और तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। बाय बाय। और देश के कई हिस्सों में बढ़ता पारा परेशानी बना हुआ है। चंडीगढ़ हो या फिर दिल्ली, लोग तपती गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। दिल्ली में भी इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। और बेतहाशा गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में लोग पानी की किल्लत से गुजर रहे हैं। बड़ी वजह यह है कि यमुना नदी पानी के संकट से गुजर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये कोई खेल का मैदान नहीं, दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना का हाल है। वजीराबाद बैराज पर जहां यमुना बहा करती है वहां यमुना का पानी नहीं, सूखी जमीन दिख रही है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा ने कम पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से खुद यमुना नदी पानी की किल्लत से जूझ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद में यमुना का जल स्तर 667.6 फीट पर पहुंच गया है, जबकि सामान्य जल स्तर 674.5 फीट होता है। साथ ही हरियाणा ने यमुना में कम पानी छोड़ा है, जिसके चलते वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कम पानी पहुंच रहा है। इसी वजह से उत्तरी, मध्य और
दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर हो रहा है। दिल्ली जल बोर्ड दावा कर रहा है कि हरियाणा ने पानी कम छोड़ा है, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। तो वहीं हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो ये दावा कर रही है कि दिल्ली सरकार की आदत है कि वो ऐसी शिकायत करते हैं, जबकि पानी जो है वो पूरा छोड़ा गया है। दिल्ली सरकार हर बार की तरह जब समस्या खड़ी होती है तो केंद्र पर डालना, दूसरे राज्यों पर डालना, उसी तरह अब दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए वो हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का दावा सही है या हरियाणा सरकार का, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना में ही पानी नहीं होगा तो दिल्ली के आम लोगों को पानी सप्लाई में दिक्कत होगी ही। उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग के लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या पिछले कुछ दिन से बनी हुई है, लेकिन गुरुवार को तो एक बूंद पानी नहीं आया। लास्ट मंथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत कम आ रहा है पानी, और अब 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, आ ही नहीं रहा। जैसे कल बिल्कुल नहीं आया, आज सुबह बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, तो दिक्कत है। पीने के लिए तो बॉटल बाहर से मंगा रहे हैं और बाकी हम लेस काम कर रहे हैं सारा, क्योंकि पानी नहीं है तो सब काम कैसे होगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 950 से 1000 MGD पानी पीने के लिए साफ होता है, जबकि इस समय लगभग 50 MGD पानी की कमी है। दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना के पानी को लेकर इस तरह का विवाद पिछले साल भी था, इस साल भी है। फिलहाल इस समस्या का एक ही त्वरित समाधान नजर आता है, बरसात जल्दी से आ जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो एक तरफ देश के कुछ इलाकों में तपती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो कहीं बारिश ने थोड़ी राहत पहुंचाई है। मुंबई से नजदीक नवी मुंबई में तेज बारिश देखने को मिली। इस बारिश से तापमान में कुछ कमी आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़क पर जगह जगह पानी भरने से लोगों को यातायात संबंधी परेशानियां उठानी पड़ रही है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।